नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल। और मैं हूं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक इको पर, जहां हम किताबों के शब्दों को आपके दिल की धड़कन बना देते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो पढ़ने वालों को ना दो हिस्सों में बांट देती है। कुछ हैं जो इसे जिंदगी बदलने वाला ज्ञान मानते हैं, तो कुछ इसे कहते हैं शैतान का मैनुअल। ये किताब है रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर, यानी शक्ति के 48 नियम। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक गंभीर चेतावनी देना चाहती हूँ। ये कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाएगी। असल में ये वो किताब है जिसे दुनिया की कई जेलों में बैन कर दिया गया है। बैन? क्यों? क्योंकि कैदी इसका इस्तेमाल गार्ड्स और दूसरे कैदियों को मैनिपुलेट करने के लिए करने लगे थे। इसे अनैतिक कहा जाता है। इसका एक ही लक्ष्य है, जीतना, चाहे किसी भी कीमत पर। इसे आप एक माचिस की तीली समझिए, जिससे आप दिया भी जला सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं। चुनाव आपका है। ये चेतावनी ही अपने आप में डरावनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में हमें ऐसी किताब की जरूरत ही क्यों है? मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ, ऑफिस में मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, हमेशा टीम की मदद के लिए तैयार, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तो वो उस इंसान को मिलता है जो बॉस की चमचागिरी करता है और पॉलिटिक्स खेलता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस खेल के नियम ही नहीं जानता। कभी कभी लगता है, क्या अच्छाई का जमाना सच में नहीं रहा? आपकी ये उलझन आज हर उस इंसान की है जो मानता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है। आप शक्ति के खेल में एक साधु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि आपके आसपास शिकारी घूम रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस बारे में एक बहुत ही चुभने वाली बात कहते हैं। जो इंसान हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो उन लोगों के बीच बर्बाद हो जाता है जो अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाएं। इसका मतलब है कि अगर आपको इस जंगल में जिंदा रहना है, तो आपको शिकारियों की चालें समझनी होंगी, ताकि आप खुद शिकार ना बने। बिल्कुल, ये सब सुनना शायद मुश्किल हो, लेकिन जरूरी लगता है। पहला नियम सीधे उस सीख पर हमला करता है जो हमें बचपन से दी गई है। नियम है, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। हमें सिखाया जाता है कि अपना बेस्ट परफॉर्म करो, अपने टैलेंट से सबको इम्प्रेस करो। लेकिन शक्ति की दुनिया में आपका टैलेंट और आपकी काबिलियत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। एक मिनट, ये बात तो बिल्कुल समझ से परे है। आज के स्टार्टअप कल्चर में, जहां इनोवेशन और टैलेंट को पूजा जाता है, वहां ये नियम कैसे लागू हो सकता है? अगर मैं अपने बॉस से बेहतर आइडिया दूंगा तो टीम का, कंपनी का फायदा होगा। बॉस को तो खुश होना चाहिए कि उसकी टीम में एक स्टार परफॉर्मर है। इतिहास के पन्नों से एक कहानी समझते हैं। 17वीं सदी का फ्रांस। राजा था लुई 14। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और अहंकारी राजाओं में से एक। उसे सूर्य राजा कहते थे, द सन किंग। और उसका वित्त मंत्री था निकोलस फुके, एक बेहद बुद्धिमान, अमीर और करिश्माई व्यक्ति। मतलब एक परफेक्ट टीम, एक शक्तिशाली राजा और एक काबिल मंत्री। यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। फुके को लगा कि अगर वो राजा को अपनी काबिलियत और वैभव से प्रभावित कर दे तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसने राजा के सम्मान में एक ऐसी शानदार पार्टी रखी जो इतिहास में दर्ज हो गई। अच्छा। हाँ, उसका महल राजा के वर्साय पैलेस से भी ज्यादा आलीशान था। खाना, संगीत, आतिशबाजी, हर चीज बेजोड़ थी। पार्टी में आए सभी मेहमान राजा से ज्यादा फुके की तारीफ कर रहे थे। तो राजा जरूर प्रभावित हुआ होगा। वो प्रभावित नहीं, अपमानित महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसका मंत्री उसकी प्रजा के सामने उससे ज्यादा चमक रहा है। सूरज की रोशनी किसी और पर पड़ रही थी। उसे अपनी सत्ता पर खतरा महसूस हुआ। उस शानदार पार्टी के अगले ही दिन राजा लुई 14 ने निकोलस फुके को भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों में गिरफ्तार करवा लिया। क्या? और उसे जीवन भर के लिए जेल की कालकोठरी में डाल दिया। फुके की एक रात की चमक ने उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में ढकेल दी। ये तो बहुत ही क्रूर है। सिर्फ एक पार्टी के लिए इतनी बड़ी सजा। तो आज के ऑफिस में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप मीटिंग में अपने बॉस के आइडिया को सबके सामने गलत साबित करते हैं या कोई ऐसा प्रेजेंटेशन देते हैं जो बॉस के काम से 10 गुना बेहतर हो, तो आप अनजाने में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आप उन्हें असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। और इसका नतीजा? आपका प्रमोशन रुक सकता है, आपको महत्वहीन प्रोजेक्ट्स में डाला जा सकता है, या आपको धीरे धीरे साइडलाइन किया जा सकता है।
सबक ये है, अपने बॉस को हमेशा महसूस कराएं कि वो आपसे ज्यादा समझदार और काबिल है। उनकी सलाह मांगे, अपने अच्छे आइडियाज को इस तरह पेश करे जैसे वो उन्हीं के किसी विचार से प्रेरित हों। उन्हें सूरज बने रहने दे और आप चांद की तरह उनकी रोशनी से चमके। आपकी काबिलियत दिखनी चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। ये सुनकर ही अजीब लग रहा है, मतलब अपनी काबिलियत को छुपाना। ठीक है, दूसरे नियम पर आते हैं। मुझे डर है कि वो इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला होगा। आपका डर सही है। दूसरा नियम दोस्ती की पवित्र धारणा पर सवाल उठाता है। नियम है, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। दोस्ती तो होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। भरोसा तो दोस्ती की नींव है। इतिहास भरा पड़ा है दोस्तों की सफल साझेदारियों से। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, बिल गेट्स और पॉल एलन, इन्होंने मिलकर दुनिया बदल दी। और ये बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन ये अपवाद है, नियम नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दोस्ती दिल के मामलों के लिए अच्छी है, लेकिन जब बात सत्ता और व्यापार की आती है तो ये खतरनाक हो सकती है। समस्या ये है कि जब आप किसी दोस्त को काम पर रखते हैं तो आप पेशेवर सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। वो आपसे ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद करता है, ज्यादा छूट की उम्मीद करता है। लेकिन इसमें जलन वाली बात कहां से आई? एक सच्चा दोस्त तो आपकी तरक्की से खुश होगा। क्या वाकई? मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा अपनी तुलना अपने बराबर वालों से करता है। आपका दोस्त जब आपको तरक्की करते देखता है तो कहीं ना कहीं उसे अपनी कमियां भी नजर आती हैं। ये जलन अक्सर छिपी हुई होती है, अवचेतन में। और जब आप दोस्त की मदद करते हैं, जैसे उसे नौकरी देना, तो एहसान का बोझ रिश्ते को असंतुलित कर देता है। वो आपकी दया पर निर्भर नहीं रहना चाहता और इस भावना से छुटकारा पाने के लिए वो आपको धोखा दे सकता है ताकि वो फिर से बराबर महसूस कर सके। तो फिर किस पर भरोसा करें? क्या दुश्मन पर भरोसा करना ज्यादा सुरक्षित है? हाँ, एक मायने में। ग्रीन की सबसे विवादास्पद सलाहों में से एक है, एक पुराने दुश्मन को काम पर रखो। दुश्मन को? हाँ, सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका टकराव हो चुका है, अगर आप उसे एक मौका देते हैं तो उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए दोगुनी मेहनत करेगा। उसे हमेशा ये डर रहेगा कि एक गलती और वो बाहर, जबकि एक दोस्त आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। सबक ये नहीं है कि आप दोस्त बनाना छोड़ दें, सबक ये है कि काम और दोस्ती को अलग रखें और हमेशा आस्तीन के सांप यानी उन दोस्तों से सावधान रहें जो आपकी सफलता से मनी मन जलते हैं। ये नियम तो वाकई दिमाग को झकझोर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सामाजिक व्यवहार की सारी ट्रेनिंग उल्टी पड़ रही है। चलिए तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। आपकी इस बेचैनी से ही तीसरा नियम जुड़ा है। नियम है, अपने इरादे छिपा कर रखें। कंसील योर इंटेंशंस। हम में से ज्यादातर लोग खुली किताब होते हैं। हमें लगता है कि अपनी योजनाओं के बारे में बताने से हमें समर्थन मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो यही करता हूँ। अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं तो मैं दोस्तों को, सहकर्मियों को बताता हूं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं। मुझे लगता है इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और लोग मेरी मदद के लिए आगे आते हैं। और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप अपने इरादे पहले ही जाहिर कर देते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। आपके विरोधी और आपसे जलने वाले लोग सतर्क हो जाते हैं। उन्हें आपकी चाल पता चल जाती है और वो आपके रास्ते में रुकावटें डालने की तैयारी शुरू कर देते हैं। शक्ति का खेल शतरंज की तरह है। एक माहिर खिलाड़ी कभी भी अपनी अगली चाल पहले से नहीं बताता। वो अपने प्रतिद्वंदी को भ्रम में रखता है। इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का है। वो अपनी युद्ध रणनीति के लिए मशहूर थे। वो कभी भी अपने जनरलों को असली प्लान नहीं बताते थे। वो अपनी सेना को एक दिशा में भेजते जिससे दुश्मन को लगता कि हमला वहां से होगा, और फिर अचानक पूरी ताकत से किसी दूसरी अप्रत्याशित जगह से हमला कर देते। जब तक दुश्मन समझ पाता कि क्या हुआ, तब तक युद्ध समाप्त हो चुका होता। मतलब सरप्राइज का एलिमेंट। बिल्कुल। आज की दुनिया में बिजनेस डील में भी यही होता है। अगर आप पहले ही बता दें कि आप किसी भी कीमत पर वो डील चाहते हैं तो आप मोलभाव करने की अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। लोगों को अंधेरे में रखें, उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं, न कि वो जो आप वास्तव में कर रहे हैं। एक धुएं का पर्दा बनाए रखें। जब तक उन्हें आपकी असली चाल समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मतलब कम बोलना और रहस्यमयी बने रहना, ये मुझे चौथे नियम की याद दिला रहा है जो शायद इसी से जुड़ा है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चौथा नियम शायद सबसे सरल है, लेकिन पालन करने में सबसे मुश्किल। नियम है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, खासकर मीटिंग्स में। जब एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है तो मैं उसे भरने के लिए बोलने लगता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे बेवकूफ या अज्ञानी समझेंगे। और शक्ति का मनोविज्ञान इसकी ठीक विपरीत काम करता है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण लगेंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि आप कोई मूर्खतापूर्ण या ऐसी बात कह देंगे जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े। शक्तिशाली लोग अपनी बातों से शक्ति जाहिर नहीं करते, अपनी चुप्पी से करते हैं। अपनी चुप्पी से? हाँ, उनकी खामोशी दूसरों को असहज करती है। लोग उस चुप्पी को भरने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं और अनजाने में अपनी सारी जानकारी और इरादे जाहिर कर देते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री के सिद्धांत जैसा है। जिसके पास ज्यादा जानकारी होती है और जो उसे छुपा कर रखता है, उसके पास ज्यादा शक्ति होती है। आपकी चुप्पी एक वैक्यूम बनाती है जिसे दूसरा पक्ष अपनी घबराहट से भरने की कोशिश करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। इसका क्लासिक उदाहरण फिर से राजा लुई 14 है। जब भी उनके मंत्री कोई प्रस्ताव लेकर आते तो उनका जवाब अक्सर बस एक वाक्य होता था, मैं देखूंगा। I shall see। बस इतना ही। अब मंत्रीगण हफ्तों तक चिंता में डूबे रहते थे कि राजा के मन में क्या चल रहा है, क्या वो खुश है, क्या वो नाराज है। उनकी ये खामोशी उनके दरबारियों में एक भय और सम्मान पैदा करती थी। आज की दुनिया में जब आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए तो संक्षिप्त और अस्पष्ट जवाब दें। अपनी चुप्पी से सामने वाले को असहज होने दें। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग अपनी घबराहट में कितनी बातें उगल देते हैं। ये 4 नियम सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी भावना आ रही है। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ एक तरह का रोमांच। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को देखने का एक नया चश्मा मिल गया हो, जो थोड़ा डरावना है लेकिन शायद सच के ज्यादा करीब है। लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सवाल है, ये सारे नियम बचाव के लिए हैं या फिर दूसरों पर बढ़त बनाने के लिए हैं? पर तब क्या करें जब कोई आपका खुला दुश्मन हो, कोई ऐसा जो आपको सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है? ऐसे सीधे खतरे से कैसे निपटा जाए? आपने वो सवाल पूछा है जो हमें इस किताब के सबसे क्रूर और निर्दयी नियम की ओर ले जाता है। वो नियम है, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां जीतने वाले ने बिल्कुल आखिरी लम्हे में दया दिखाई और बस उसी दया ने उनकी बर्बादी लिख दी। लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। मतलब अगर आप जंग जीत चुके हैं, आपका दुश्मन हार गया है, तो उसे पूरी तरह बर्बाद क्यों करना? ये तो बेवजह की क्रूरता हुई ना। और यही हम सब गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हार बस एक घटना है। नहीं, हार एक इंसान के अंदर गुस्सा, अपमान और बदले की आग पैदा करती है। एक आधा मरा दुश्मन उस घायल सांप की तरह है जो चुपचाप अपने बिल में चला जाता है। वो वहां कमजोर नहीं हो रहा होता, वो अपने जख्मों को देख रहा होता है, आपकी हर हरकत पर नजर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। और जब वो वापस आता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और उसकी नफरत वो पहले से कई गुना ज्यादा जहरीली होती है। तो मतलब दया दिखाना एक स्ट्रेटेजिक गलती है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। अगर आपकी रेपुटेशन ऐसी बन गई कि आप हर दुश्मन को पूरी तरह कुचल देते हैं, तो लोग आपसे डरेंगे तो सही, पर आपसे नफरत भी तो करेंगे। बिल्कुल। कैसे आप अकेले नहीं पड़ जाएंगे? कोई आप पर भरोसा क्यों करेगा? बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब शक्ति के खेल की बारीकी में है। पूरी तरह कुचलने का मतलब हमेशा शारीरिक नाश नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है उनके हौसले को तोड़ना, उनकी वापस आने की इच्छा शक्ति को ही खत्म कर देना, उनके समर्थकों को बिखरा देना, उन्हें इतना कमजोर कर देना कि वो दोबारा खतरा बनने का सोच भी ना सके। ग्रीन कहते हैं, अगर अंगारे को पूरी तरह नहीं बुझाया तो चिंगारी कभी भी आग पकड़ सकती है। शक्ति के इस लेवल पर आपकी रेपुटेशन डर और सम्मान का एक मिक्सचर होनी चाहिए। लोग आपसे इसलिए नहीं जुड़ेंगे कि आप अच्छे हैं, वो इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि आपके साथ रहना आपके खिलाफ रहने से ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, मैं तर्क समझ रहा हूं। तो एक तरफ आपने दुश्मन को खत्म करके खतरा कम कर दिया, आप सुरक्षित हो गए, लेकिन सिर्फ सुरक्षित होने और शक्तिशाली होने में फर्क है।
इसके बाद क्या? लोग आप पे ध्यान क्यों देंगे? बिल्कुल से अंधेरे में जीतकर कोई राजा नहीं बनता। और यहीं पर आता है छठा नियम, जो शायद आज के सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। नियम नंबर 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। हर कीमत पर? हर कीमत पर। ग्रीन कहते हैं कि एक अनजान शक्ति है ही नहीं, भीड़ में खो जाना शक्ति के लिए मौत के बराबर है। लेकिन हर कीमत पर का मतलब तो ये हुआ कि कुछ भी करो, बस चर्चा में रहो। जैसे आजकल हम देखते हैं कुछ सीईओज या इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसी अजीब बातें कहते हैं जिनसे विवाद पैदा हो, सिर्फ इसलिए ताकि उनका नाम दिखे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पर ये नौटंकी नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, ध्यान एक करेंसी की तरह है। जब लोगों का ध्यान आप पर होता है तो आप उनके दिमाग में एक जगह बना लेते हैं। ये जो विवादास्पद ट्वीट है या कोई अनोखा प्रोडक्ट लॉन्च, ये सब लोगों को आपके बारे में बात करने पर मजबूर करता है। रॉबर्ट ग्रीन का एक मशहूर कोट है, बदनाम होना भी नजरअंदाज होने से बेहतर है। वाह! क्योंकि जब आप पर लोगों का ध्यान होता है तब आप रेलेवेंट होते हैं, और रेलेवेंसी शक्ति का ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका काम, आपकी क्वालिटी वो उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपकी विजिबिलिटी रखती है। ये तो उन लोगों के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग है जो चुपचाप अपना बेहतरीन काम करते हैं और सोचते हैं कि उनका काम खुद बोलेगा। उनका काम बोलेगा जरूर, लेकिन शायद कोई सुनने वाला ही ना हो। यहाँ पॉइंट काम की क्वालिटी को कम करना नहीं है, पॉइंट है उसके चारों तरफ एक ऑरा, एक माहौल बनाना। अपनी रेप्यूटेशन को एक कला की तरह देखिए, उसे बनाइए, उसे शेप दीजिए, उसे बोरिंग मत होने दीजिए। लोग आपसे प्यार करें या नफरत, लेकिन वो आपको नजरअंदाज नहीं कर पाने चाहिए। नजरअंदाज होना मतलब खेल से बाहर होना। ठीक है, तो पहले दुश्मन को हराओ, फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचो। लेकिन इन दोनों ही चीजों में, मतलब दुश्मनों पर नजर रखना और लगातार अटेंशन के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी लगेगी। कोई एक इंसान अकेले ये सब कैसे कर सकता है? और आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा जो हमें अगले और शायद इस किताब के सबसे विवादास्पद नियमों में से एक पर ले जाता है। नियम नंबर 7 है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाओ पर क्रेडिट हमेशा खुद लो। एक मिनट, ये तो सीधे सीधे धोखेबाजी है। आप किसी और की मेहनत का फल चुरा रहे हैं। मैं इसे मैनेजमेंट या लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं कह सकता। नहीं, यहाँ क्रेडिट लेने का मतलब चोरी करना नहीं है। इसका मतलब है उस काम को अपने विजन से जोड़ना। मतलब कैसे? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण थॉमस एडिसन है। हम सबको लगता है कि उन्होंने अकेले ही लाइट बल्ब बनाया है ना? हाँ, बिल्कुल। सच ये है कि उन्होंने उस समय के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की एक पूरी फैक्ट्री खड़ी की थी। असली काम तो उनकी टीम ने किया था, लेकिन नाम किसका हुआ? एडिसन का। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम नहीं करवाया, उन्होंने उस काम के आसपास जीनियस इन्वेंटर की कहानी को कंट्रोल किया। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि असली शक्ति काम करवाने में नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी कहानी को ओन करने में है। एकदम। पावर उनके पास नहीं होती जो मेहनत करते हैं, पावर उनके पास होती है जो मेहनत को कंट्रोल करते हैं और उसे एक मतलब देते हैं। एडिसन ने इनोवेशन का एक ब्रांड बनाया जिसके नीचे सबकी मेहनत आ गई। क्रेडिट लेना एक पीआर मूव है। ये आपके विजन को वैलिडेट करता है और आपकी पावर को मजबूत करता है। और टीम की लॉयल्टी का क्या? वो नाराज नहीं होगी? एक शक्तिशाली लीडर अपनी टीम को क्रेडिट के अलावा बहुत कुछ देता है। सुरक्षा, संसाधन, एक बड़े विजन का हिस्सा होने का एहसास। पर नाम हमेशा लीडर का ही होता है। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूं। ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने नियम 6 के हिसाब से अटेंशन पा लिया है और नियम 7 से दूसरों के काम का क्रेडिट लेकर अपनी रेपुटेशन बना ली है, तो इससे एक ऐसी स्थिति बनती होगी जहां आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ता होगा, लोग आपके पास आते होंगे। आपने बिल्कुल ठीक जोड़ा। और यहीं से आता है 8वां नियम, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो। सोचिए, जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपकी स्थिति हमेशा कमजोर होती है, आप कुछ मांग रहे होते हैं। लेकिन जब कोई चल के आपके पास आता है तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। हाँ, ये तो है। वो आपके इलाके में है, आपकी शर्तों पर बात करने आए हैं। जैसे एक जॉब इंटरव्यू में होता है,
अगर आप नौकरी मांगने जाते हैं तो आप कमजोर हैं, लेकिन अगर आप अपने फील्ड के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि कंपनियां खुद आपको फोन करके बुलाती हैं, तो सैलरी और शर्तें वो आप तय करते हैं। बिल्कुल सही। इस नियम का सार है अपने आप को इतना कीमती या इतना जरूरी बना लेना कि शक्ति का संतुलन आपकी तरफ झुक जाए। और ये सिर्फ नौकरियों में नहीं होता, बिजनेस डील्स में सोचिए। अगर आप हमेशा क्लाइंट के ऑफिस जाते हैं तो आप उनकी शर्तों पर है, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि क्लाइंट आपसे मिलने आपके ऑफिस आता है, तो नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही आप आधा जीत चुके हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर ऑफिस में, ऐसी कई स्थितियां आती हैं जहां लोगों को अपनी बात समझानी पड़ती है, अपने आइडिया के लिए बहस करनी पड़ती है। वहां ये नियम कैसे काम करते हैं? और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये हमें 9वें नियम पर लाता है, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपनी जीत अपने काम से हासिल करो, बहस से नहीं। जरा सोचिए, जब आप किसी से बहस करते हैं तो असल में होता क्या है? हम उन्हें फैक्ट्स और लॉजिक से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं और अपने पॉइंट को डिफेंड करने में लग जाते हैं। उनका ईगो, उनका अहम बीच में आ जाता है। बहस से आप शायद एक पल के लिए सामने वाले को चुप करा दें, लेकिन आप उनके मन में अपने लिए गुस्सा और असंतोष पैदा करते हैं। आप उन्हें कभी भी सच में कन्विंस नहीं कर पाते। शब्दों से जीती हुई जीत खोखली होती है। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर आपका आइडिया सच में बेहतर है तो उसे मनवाए कैसे? बोलो मत, करके दिखाओ। अगर आपको लगता है कि आपका तरीका बेहतर है तो उस पे घंटों मीटिंग में बहस मत करो। उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के दिखा दो, उसके रिजल्ट्स पेश करो। जब आपके काम का सबूत सामने होता है तो किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्शन का सबूत शब्दों से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं जो वो देखते हैं, उस पर नहीं जो वो सुनते हैं। बात तो सही है। रिजल्ट दिखाने के बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये सारी स्ट्रैटेजीज, काम से जीतना, लोगों को अपने पास बुलाना, एक कहानी को कंट्रोल करना, इन सब में एक चीज कॉमन है। इन सब के लिए बहुत ज्यादा मानसिक अनुशासन और पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। लेकिन हमारे आसपास के लोग हम पे बहुत असर डालते हैं। आपने सबसे जरूरी बात कही। शक्ति का खेल जितना बाहर लड़ा जाता है, उतना ही अंदर भी। और आपकी अंदरूनी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप किनके साथ रहते हैं। यही हमारा 10वां नियम है, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। एक मिनट, ये तो सुनने में सबसे ज्यादा मतलबी लगा। तो क्या हम उनकी मदद ना करें? अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य मुसीबत में है तो क्या उसे छोड़ दें? मदद करने और उनके दुख में डूब जाने में एक बहुत ही बारीक रेखा है। एक डूबते हुए इंसान को बचाने का मतलब ये नहीं होता कि आप भी उसके साथ डूब जाएं। ग्रीन कहते हैं कि कुछ लोग हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, वो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। ऐसे लोग एक तरह के इमोशनल इन्फेक्शन होते हैं। इमोशनल इन्फेक्शन, इसका क्या मतलब है? मतलब उनकी निराशा, उनका दुख, उनकी नेगेटिविटी, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके अंदर भी आ जाती है। वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, आपका समय और आपके संसाधन खींच लेंगे और बदले में आपको सिर्फ नेगेटिविटी और स्ट्रेस देंगे। भावनात्मक स्थितियां कंटेजियस होती हैं, छूत की बीमारी की तरह। अगर आप हमेशा दुखी और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप उनकी समस्याओं में इतना उलझ जाएंगे कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? शक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो खुश हैं, आशावादी हैं और सफल हैं। उनकी एनर्जी आपको ऊपर उठाएगी, नीचे नहीं खींचेगी। तो दुश्मन को कुचलना, दूसरों का क्रेडिट लेना, बहस से बचना और अब दुखी लोगों से दूर रहना, ये सारे नियम बहुत कड़वे हैं, पर कहीं ना कहीं दिल जानता है कि इनमें एक निर्मम सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शक्ति पाने के लिए ये सब सीखना वाकई जरूरी है? क्या हम बस एक अच्छे नैतिक इंसान बनकर नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं, लेकिन तब हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि दुनिया हमारे साथ नैतिक व्यवहार करेगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया एक शतरंज का खेल है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको खेलना नहीं आता। अगर आप बोर्ड पर है तो आप खेल का हिस्सा है। बेहतर है कि आप नियम सीख लें ताकि आप सिर्फ एक मोहरा बनकर ना रह जाएं।
इन नियमों को सीखना सिर्फ शक्तिशाली बनने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों से खुद को बचाने के लिए भी जरूरी है जो इन्हीं नियमों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआती 10 नियम थे। पूरी किताब में ऐसे 48 नियम हैं। अगर कोई इस खतरनाक किताब के सारे नियमों को समझकर आज की दुनिया में ज्यादा समझदार और चालाक बनना चाहता है तो उसे ये किताब खुद पढ़नी चाहिए। और इसे खरीदने का सबसे अच्छा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस लिंक को जरूर देखें, इस मास्टरपीस को ऑर्डर करें, अपने दिमाग को तेज बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया शरीफ नहीं है। पढ़ते रहिए और बुक एकोज सुनते रहिए।